आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हमारा विषय है जीएस घुरिये की जाति व्यवस्था। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो यहाँ जीएस घुरिये की जाति व्यवस्था को समझने से पहले संक्षिप्त में हम जाति का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जाति का अर्थ एवं परिभाषा। भारतीय हिंदू समाज की जाति व्यवस्था दुनिया की सबसे अनोखी व्यवस्था मानी जाती है। भारत में लगभग 2378 जातियां पाई जाती हैं। जाति व्यवस्था का जो स्वरूप भारत में पाया जाता है, संभवतः जाति व्यवस्था का ऐसा स्वरूप दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। यही कारण है कि असंख्य विद्वानों एवं शोधार्थियों द्वारा भारतीय जाति व्यवस्था पर कार्य किया गया है। जब हम भारतीय जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय जाति व्यवस्था दुनिया की सबसे अनोखी जाति व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि भारतीय जाति व्यवस्था में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वह विशेषताएं दुनिया की किसी अन्य जाति व्यवस्था में नहीं पाई जाती। भारत में लगभग 2378 जातियां हैं जो 1991 की जनगणना के अनुसार जो है केंद्र में आई थी। और अंतर्जातीय विवाह की अगर हम बात करें तो घुरिये ने लगभग 3000 जातियों की चर्चा किया है इन्होंने। तो ये संख्या आप देख सकते हैं जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जन धातु से मानी जाती है। जो हमारा जाति शब्द है वह संस्कृत के जन धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, जन्म अथवा भेद। तो जो जाति शब्द है वो संस्कृत के जन धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ लगाया जाता है प्रजाति से, जन्म से अथवा भेद से। वहीं अगर हम अंग्रेजी के जात के लिए जो शब्द इस्तेमाल में आता है कास्ट, तो यह कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ है नस्ल, प्रजाति और जन्म। अतः जाति का संबंध जन्म से निश्चित ही किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। अब जब हम अंग्रेजी शब्द की बात करते हैं, जाति का जो अंग्रेजी शब्द है हमारा वो है कास्ट। ये बताया जा रहा है कि कास्ट शब्द जो है पुर्तगाल के शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है नस्ल, प्रजाति या जन्म। अब यहाँ दोनों अर्थों की अगर हम बात करें तो दोनों अर्थों में जो है देखा जा रहा है कि जाति का संबंध जो है जन्म से निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए हम देखें चार्ल्स कूले की अगर हम बात करें तो चार्ल्स कूले ने जाति को परिभाषित करते हुए कहा कि जब एक वर्ग पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तब हम उसे जाति कहते हैं। यहाँ जन्म पे आधारित आनुवंशिकता के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास किया है चार्ल्स कूले ने। ये कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे जाति कहते हैं। मजुमदार ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। मजुमदार ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य बना रहता है, वो अपने जाति का परिवर्तन नहीं कर सकता। इस वजह से जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है मजुमदार एवं मदान ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखें जाति व्यवस्था पर जीएस घुरिये का विचार। प्रारंभ से ही घुरिये की रुचि जाति और प्रजाति से संबंधित विषयों को समझने में रही। यही कारण था कि सन 1921 में जब घुरिये को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध का अवसर प्राप्त हुआ तो घुरिये ने अपने शोध विषय के रूप में जाति और प्रजाति को चुना। घुरिये की रुचि प्रारंभ से ही जाति और प्रजाति से संबंधित विषयों पर रही, और जब उनको जो है पीएचडी करने का अवसर मिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1921 में, तो उन्होंने अपने शोध विषय के रूप में जाति और प्रजाति को जो है अपना केंद्र बनाया। अपने शोध के शीर्षक एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, जाति का निर्जातीय सिद्धांत था। अब यहाँ देखें जीएस घुरिये के शोध का जो शीर्षक था वो एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट था,
जिसे हम हिंदी में जाति का निर्जातीय सिद्धांत कहते हैं। आपने इसी थीसिस में घुरिये ने जाति की उत्पत्ति संबंधी प्रजातीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ये जो अपनी थीसिस लिखी थी जी एस घुरिये ने, उसी में जाति की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत इनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और यह सिद्धांत हर्बर्ट रिजले के द्वारा जाति की उत्पत्ति के दिए गए प्रजातीय सिद्धांत का समर्थक है। एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट को ही सन 1932 में कुछ संशोधन के साथ अपनी पहली पुस्तक के रूप में भारत में जाति एवं प्रजाति कास्ट एंड रेस इन इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अब जो एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट पुस्तक थी, इसी को जो 1932 में कुछ संशोधन करके, कुछ परिवर्धन करके इन्होंने जो है उसका नाम बदल के भारत में जाति एवं प्रजाति कास्ट एंड रेस इन इंडिया के रूप में क्या किया, प्रकाशित कर दिया, जो इनकी पहली पुस्तक थी। चलिए आगे आए। आगे चलकर इसी पुस्तक को कई संस्करणों में थोड़ा बहुत फेरबदल एवं संशोधन के साथ प्रकाशित किया गया। ये जो पुस्तक थी इनकी, इसी पुस्तक को इन्होंने क्या किया, कई संस्करणों में प्रकाशित किया, थोड़ा फेरबदल किया, कुछ नया लाया, कुछ पुराना हटाया, उसी के साथ नाम बदलते रहे। जिसमें आप देखें कि सन 1950 में भारत में जाति एवं वर्ग के नाम से उसी पुस्तक को प्रकाशित किया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। फिर सन 1961 में जो उसी पुस्तक को जाति वर्ग एवं व्यवसाय कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन के रूप में प्रकाशित किया। इन पुस्तकों में घुरिये ने जाति की उत्पत्ति से लेकर उसके भविष्य तक का भी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जो भी पुस्तकें ये लिखी गई, इन सभी पुस्तकों में लगभग जाति और वर्ग के बारे में लिखा गया है, और जाति वर्ग के बारे में लिखा गया, प्रजाति के बारे में लिखा गया है। तो जाति वर्ग और व्यवसाय, जाति वर्ग और व्यवसाय की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में घुरिये ने जो है जाति की उत्पत्ति से लेकर उसके भविष्य का विश्लेषण भी कर रखा है। चलिए, जी एस घुरिये ने जाति को परिभाषा में बांधना उचित नहीं समझा। आपका मानना था कि जाति की उचित व्याख्या उसकी विशेषताओं द्वारा ही की जा सकती है, जिसके लिए जी एस घुरिये ने जाति व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब जी एस घुरिये की अगर हम बात करें तो जाति की इन्होंने कोई परिभाषा नहीं दी। इनका ये मानना था कि जाति को परिभाषित करने के आधार भिन्न भिन्न हैं। हर समाज में हर परिस्थिति में जो है जाति के लिए अलग अलग आधारों का इस्तेमाल परिभाषा में किया जाता है। इस वजह से इन्होंने जाति की कोई अपनी विशेष परिभाषा नहीं दी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर जाति को समझना है तो जाति व्यवस्था की विशेषताओं को समझना आवश्यक है, और उसका उल्लेख जो है जी एस घुरिये द्वारा किया गया। आगे आए तो यहाँ देखें, जी एस घुरिये ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए इंडो आर्यन संस्कृत को जिम्मेदार ठहराया। आर्यों एवं अनार्यों के प्रजातीय सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण माना। अब यहाँ देखिए, जी एस घुरिये जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए इंडो आर्यन संस्कृत को जिम्मेदार ठहराते हैं। इंडो आर्यन संस्कृत को ये जो है जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आर्यों एवं अनार्यों के बीच जो असमानता थी, जो प्रजातीय असमानता थी, वो सांस्कृतिक संपर्क जब इन दोनों का हुआ तो सांस्कृतिक संपर्क के कारण जो है अनेक सामाजिक निषेध, पवित्रता और अपवित्रता की भावना आदि का विकास हुआ, जिसके कारण जो है जाति की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, जी एस घुरिये ने इस संबंध में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मणों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है और वहीं से इस देश के दूसरे क्षेत्रों में फैला है। तो ये अभी आपको बताया गया कि जो है जाति को या जाति व्यवस्था को ये इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मणों की संतान मानते हैं, और इसकी जो शुरुआत हुई, जो विकास हुआ, जो भरण पोषण हुआ उसका, वो गंगा यमुना के मैदान में हुआ, और वहीं से ये सारे भारत में जो है, या यूँ कह लें कि दूसरे क्षेत्रों में जो है फैल गया। घुरिये जाति उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक हैं, जिसे हर्बर्ट रिजले द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब घुरिये जो है प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक हैं। पहले ही बताया गया कि अपनी थीसिस में ही प्रजातीय सिद्धांत जो है इन्होंने दे रखा है जो है, और ये सिद्धांत किसने दे रखा था, तो वो दिया था रिजले ने, और घुरिये ने उसका समर्थन
कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए जो प्रमुख चीज़ इसमें है, घुरिये की जात व्यवस्था की विशेषताएं। अभी आपको बताया गया कि घुरिये ने जात की कोई परिभाषा नहीं दी है, बल्कि उन्होंने जाति व्यवस्था के आधार पर जाति को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ देखें, घुरिये ने हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। जो घुरिये हैं इन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। और वो 6 विशेषताएं कौन सी हैं, तो नीचे निम्नलिखित हैं, जो है आप देख लें उसको। पहली विशेषता, और ये कंपटीशन में बार बार पूछता है विशेषताओं के बारे में, कितनी विशेषताएं जीएस घुरिये ने जात की बताई है, तो भाई 6 विशेषताएं इन्होंने बता रखी है। और 6 विशेषताएं कौन कौन सी है, इनमें से भी वो क्वेश्चंस उठाते हैं। तो आप देखें कि पहली विशेषता इनकी देखें, समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो है समाज का खंडात्मक विभाजन पहली विशेषता है। उसके बाद दूसरी विशेषता देखें आप, संस्तरण, हायरार्की पाई जाती है, संस्तरण पाया जाता है जाति व्यवस्था में। तीसरा देखें, खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तो यहाँ देखें, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। तो ये खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध पाया जाता है, ये तीसरी विशेषता है। उसके बाद आए हम देखें चौथी विशेषता, नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। यहाँ देखें, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज। अब यहाँ पे आप देखें कि नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार जाति व्यवस्था में पाई जाती हैं। कुछ नागरिकों को विशेषाधिकार दिया गया है, कुछ को जो है अधिकारों से वंचित किया गया है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। पांचवा आप देखें, पेशे के चुनाव पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे आप देखिए, पेशे संबंधी चुनाव पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रत्येक जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय है, वो अपने ही व्यवसाय को करते हैं। आगे इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर छठवां देखें आप, विवाह संबंधी प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, विवाह संबंधी प्रतिबंध है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 6 विशेषताएं जो है जीएस घुरिये की हैं, जिनमें आप देखें समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के चुनाव संबंधी प्रतिबंध और विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो ये 6 विशेषताएं हैं। 6 विशेषताओं को हम बारी बारी देख लेते हैं संक्षिप्त में कि भाई किस तरह की विशेषताएं रही हैं। तो पहली विशेषता आप देखें यहाँ पे, समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ देखें, जाति व्यवस्था भारतीय हिंदू समाज की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। अब ये जो जाति व्यवस्था है वो जो है हिंदू समाज की या भारतीय हिंदू समाज की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में बांटा गया है या विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। प्रत्येक जाति की एक सामाजिक स्थिति एवं व्यवसाय पूर्व निर्धारित होती है। तो यहाँ पे आप देखें, जो भी जातियाँ हैं, जिन प्रत्येक खंड जो समाज का खंडात्मक विभाजन हुआ है जाति के रूप में, उन प्रत्येक जातियों के लिए अपनी एक सामाजिक स्थिति पहले से निर्धारित है और व्यवसाय भी पहले से निर्धारित किया गया है। प्रत्येक जाति का अपने जाति के प्रति भावनात्मक लगाव एवं निष्ठा की भावना पाई जाती है। भाई जो भी जातियां हैं, जिस जाति में भी व्यक्ति जन्म लिया है, उस जाति से उसका अपना भावनात्मक लगाव होता है और उस जाति के प्रति उसमें निष्ठा की भावना पाई जाती है। प्रत्येक जातियां लगभग अपनी ही जाति एवं उपजाति में अपना खान पान एवं सहवास सीमित रखती हैं। तो जो भी जातियां हैं या जो भी उपजातियां हैं, वो अपने खान पान संबंधी, अपने सहवास संबंधी कुछ निषेधों का पालन करती हैं। इसका मतलब कि उनकी अपनी एक सीमा होती है और उसी सीमा के अंतर्गत रहकर वो अपने खान पान और सहवास की सुविधाओं को बनाते हैं। एक जाति के अपने कुछ सामाजिक नियम एवं मान्यताएं होती हैं। जितनी भी जातियां हैं, सबकी अपनी कुछ सामाजिक नियम और कुछ मान्यताएं हैं, जिससे वो अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। जो भी प्रत्येक जातियां कुछ नियम एवं कानून बना कर रखती हैं, कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं उनकी, कुछ अपने सामाजिक मूल्य और प्रतिमान होते हैं, जिनके द्वारा वो अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं, जिसकी देख रेख के लिए जाति पंचायत होती है। और जिसकी देख रेख के लिए भाई तो एक जाति पंचायत होती है। प्रत्येक जाति की अपनी एक व्यवस्था होती है, जो इन सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियमों, आदर्शों
मान्यताओं की देखरेख जो है वो करती है कि कोई इसका उल्लंघन ना करे। चलिए दूसरा देखें हम, संस्तरण। तो भारतीय हिंदू जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता का एक संस्करण पाया जाता है। अब जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में जो जातियां हैं उनकी एक हायरार्की पाई जाती है। कुछ जातियां उच्चतम होती हैं, कुछ जातियां निम्नतम होती हैं। और यहाँ आप देखें कि ये संस्करण मुख्यतः जन्म पर आधारित होता है। जो ये संस्करण पाया जाता है वह जन्म पर आधारित होता है कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, उच्च जाति में जन्म लिया तो वो उच्च हो गया, निम्न जाति में जन्म लिया तो वो निम्न हो गया। अतः इस संस्करण में परिवर्तन की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। जाति एक वन वर्ग है। अभी मजुमदार एवं मदान को हमने देखा जो है, तो जाति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं संस्करण में कि भाई हम ऊंचे हो जाएं, हम नीचे हो जाएं, ये व्यक्ति के द्वारा या किसी जाति के द्वारा होना संभव नहीं है। ये हायरार्की समाज के द्वारा निर्धारित की गई है। उच्चता और निम्नता की मान्यताएं समाज के द्वारा दी गई हैं, तो उसी के आधार पर उनमें उच्चता और निम्नता पाई जाती है। इस संस्करण में ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है। अब यहाँ पे आप देखें कि इस संस्करण, जो जातिगत संस्करण जो पाया जाता है, उसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर हम इसको वर्ण के रूप में थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण सबसे ऊपर है। उसके बाद की स्थिति जो है क्षत्रिय की आती है, फिर वैश्य की आती है, और सबसे निम्न स्थिति जो है शूद्रों की रखी गई है। तो इस प्रकार से आप देखें तो जाति व्यवस्था में भी इसी प्रकार के संस्करण जो है वो पाए जाते हैं। घुरिये ने जाति संस्करण को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। घुरिये ने अपने अध्ययन में जो विचार व्यक्त किया जाति व्यवस्था से संबंधित, उस जाति व्यवस्था में जो है जातियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। जाति व्यवस्था का क्या किया? तुलनात्मक अध्ययन करके उसे समझने का प्रयास किया है। आइए हम तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा हमारा है खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। तो यहाँ आप देखें भारतीय जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों के मध्य खान पान और सामाजिक सहवास से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। अब भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत आप देखें तो कौन सी जाति किसके यहाँ खाएगी, किसके यहाँ नहीं खाएगी, ये जो है सामाजिक रूप से तय है। या कौन सा व्यक्ति किसके साथ बैठेगा उठेगा, ये भी चीज़ें निषेध के अंतर्गत पाई जाती हैं। घुरिये ने इस निषेध को 5 भागों में विभक्त कर इस प्रकार समझाया है। अब घुरिये ने क्या किया, जो है इसी निषेध को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध पाए जाते हैं। तो आप देखें कि प्रथम जो जाति होती है द्विज जाति होती है। द्वितीय वह जातियां जिनके हाथ से ब्राह्मण पका खाना ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि द्विज जातियां जो उच्च जातियां हैं, उनमें आप देखें कि वह जातियां जिनके हाथों का बना खाना ब्राह्मण खा सकता है। इसका मतलब कि एक जाति वह है जिनके हाथ का पका खाना जो ब्राह्मण खा सकता है। तृतीय वे जातियां जिनके हाथों से द्विज पानी पी सकता है। अब यहाँ देखें तीसरी वह जातियां आती हैं जिनके हाथों से ब्राह्मण पानी पी सकता है लेकिन उनका पकाया हुआ भोजन नहीं कर सकता, किंतु खाना नहीं खा सकता। चतुर्थ वे जातियां जो अस्पृश्य नहीं हैं फिर भी उनसे पानी तक नहीं लेता। अब कुछ जातियां ऐसी हैं जो अस्पृश्य नहीं हैं, जो अछूत नहीं हैं, फिर भी जो है ब्राह्मण उन जातियों से जो है खाना या पानी कुछ भी नहीं ले सकता। और पांचवी वे अस्पृश्य जातियां हैं जिनसे ब्राह्मण ही नहीं बल्कि कोई भी कट्टर हिंदू कुछ नहीं लेता देता। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, लेता देता। यहाँ आप देखें कि जो शूद्र हैं, जो अस्पृश्य जातियां हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, उनसे ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जाति व्यवस्था में जो हायरार्की है, जो ऊपर की जितनी भी जातियां हैं उनसे कोई भी चीज़ लेना देना पसंद नहीं करते। इस तरह खान पान पर तरह तरह के निषेध भारतीय जाति व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये जो खान पान संबंधी निषेध जो है भारतीय जाति व्यवस्था में जो है विशेष तौर पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं चौथे पे हम लोग। तो चौथा देखें नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेज। यहाँ आप देखें
हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां विशेषकर ब्राह्मण जाति को समाज में सबसे श्रेष्ठ मानते हुए विशेष सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब जातीय संस्करण में जो है ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना गया है और इसी के आधार पर हिंदू जाति व्यवस्था में ब्राह्मण को कुछ सामाजिक अधिकार एवं कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो विशेष हैं, जो सबको प्राप्त नहीं होती, जबकि शूद्र को सभी प्रकार के अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। जो निम्न जातियां हैं, जो शूद्र हैं, जो निम्न जातियां हैं, जो अस्पृश्य जातियां हैं, उनको जो है किसी भी प्रकार के सामाजिक अधिकार एवं सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया गया है। अर्थात द्विज जातियों को जहां सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेष अधिकार दिए गए हैं, वहीं शूद्रों पर सभी प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं लागू कर दी गई हैं। एक तरफ जहां द्विज जातियों को जो है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, वहीं जो है शूद्रों पर सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं जो है वो लाद दी गई हैं, लागू कर दी गई हैं। तो ये भी एक विशेषता है जाति व्यवस्था की। चलिए आगे आते हैं। पेशे के चुनाव पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। हिंदू जाति व्यवस्था में प्रत्येक जातियों का अपना जातिगत व्यवसाय होता है जो आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसर होता रहता है। अब जब हम हिंदू जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रत्येक जो जातियां होती हैं उनका अपना जातिगत पेशा होता है या जातिगत व्यवसाय होता है जो आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका मतलब कि जाति के अंतर्गत जातियां अपने पीढ़ियों को अपना पेशागत व्यवसाय जो है वो अग्रसर करती रहती हैं। एक जाति का व्यक्ति किसी दूसरी जाति के जातिगत व्यवसाय को नहीं चुन सकता। जिस जाति में हम जन्म लेते हैं हम उसी जाति का व्यवसाय करते हैं, दूसरी जाति के व्यवसाय को हम नहीं चुन सकते। एक व्यक्ति को दूसरी जाति का व्यवसाय चुनने से उसके ही जाति के नियम उसे रोकते हैं। यदि हम जिस जाति में हैं उस जाति के अतिरिक्त किसी दूसरी जाति का व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारी ही जाति के नियम हमें ऐसा करने से रोकते हैं, जिसका कि वह सदस्य होता है, जिसका कि हम क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इसका मतलब है कि हम जिस जाति में हैं उसी जाति का व्यवसाय करेंगे। अगर हम किसी दूसरी जाति का व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारी ही जात हमें वह व्यवसाय करने से रोकने लगती है। दूसरी तरफ जिस जाति का व्यवसाय व्यक्ति करना चाहता है वह जाति भी दूसरे जाति के व्यक्ति को अपना परंपरागत व्यवसाय करने से रोकती है। एक तरफ जहां स्वयं की जाति जो है दूसरे व्यवसाय को करने से रोकती है, वहीं दूसरी तरफ जिस जाति का व्यवसाय हम चुनने जाते हैं उस जाति के लोग हमको उस व्यवसाय को करने से रोकते हैं। इस प्रकार एक जाति पर दूसरी जाति के पेशे के चुनाव पर प्रतिबंध पाया जाता है। तो भारतीय जाति व्यवस्था में एक जाति दूसरे जाति के व्यवसाय को नहीं चुन सकती, इस प्रकार का प्रतिबंध पाया जाता है। चलिए आगे आए हम, जो है थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम। आइए आगे चलते हैं हम लोग। छठवें नंबर पे आते हैं। तो छठवें नंबर पे आप देखें तो यहाँ है विवाह संबंधी प्रतिबंध। यहाँ आप देखें विवाह संबंधी प्रतिबंध, यही है ना। चलिए विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो यहाँ देखें हिंदू जाति व्यवस्था का एक मजबूत आधार अंतर विवाह का प्रचलन है। अब यहाँ देखें जो जाति व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ वर्तमान में अगर देखें तो वो है अंतर विवाह। इसका मतलब है कि अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना, जिसका बड़ी ही कठोरता से पालन किया जाता है। सामान्य तौर पे अगर आप देखें कि हिंदू जाति व्यवस्था में अगर वर्तमान में अगर हम बात करें तो बाकी चीज़ें तो जो है स्थिर पड़ती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो जो अंतर विवाह की जब बात आती है तो ये इस समय जो है जाति व्यवस्था की नींव समझी जा सकती है, जो है या रीढ़ की हड्डी समझी जा सकती है, जिसका बड़ी ही कठोरता से पालन किया जाता है। हिंदू जाति व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह कर सकता है। अब हिंदू जाति व्यवस्था के जो नियम है उस नियम के तहत एक व्यक्ति जो है अपनी ही जाति या अपनी ही जाति की उपजाति में विवाह कर सकता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जाति के बाहर विवाह करना प्रतिबंधित है। वह कुछ समाजों में या कुछ अपवाद अगर छोड़ दिए जाएं तो अपनी ही जाति में विवाह
विवाह करना अनिवार्य है, या यूँ कह लें कि जात के बाहर विवाह करना जो है एकदम से प्रतिबंधित है। तो ये 6 विशेषताएं थी जिनको हमने समझा। अब आगे देखिए, घुरिये ने जातियों या उपजातियों में भेद करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन्हें हम जाति कहते हैं वो उपजाति है। उपरोक्त विशेषताएं उपजातियों पर भी लागू होती हैं। ये जो विशेषताएं हैं ये घुरिये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो है जाति और उपजाति में भेद किया था, जो है संभवतः सबसे पहले इन्होंने ही भेद किया जाति और उपजाति में। तो इसको भी देख लीजिएगा। भेद करते हुए स्पष्ट किया है कि जिसे हम जाति कहते हैं वह उपजाति है। ये कहते हैं कि जिसे हम जाति मानते हैं वो उपजाति है। उपरोक्त विशेषताएं उपजाति पर लागू होती हैं। ये जो विशेषताएं इन्होंने बताया वो विशेषताएं किस पे लागू होती हैं, तो वो उपजाति पर लागू होती हैं। आइए देखें, घुरिये ने जाति को परिभाषा में ना बांधते हुए उनकी विशेषताओं के आधार पर जाति की पहचान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहले भी हमने बताया कि जी.एस. घुरिये ने जाति की कोई परिभाषा नहीं दी है, बल्कि जाति व्यवस्था की विशेषताओं के आधार पर जाति की पहचान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह उचित भी प्रतीत होता है, और ऐसा करना उनका जो है उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि जाति के अर्थ को अगर हम जानने का प्रयास करें तो जाति के अर्थ को जन्म के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, भेद के आधार पे बताने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है किसी एक मजबूत आधार को जो है व्यक्त करके जाति को परिभाषित करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी एक आधार पर सभी जातियों को परिभाषित करना उचित प्रतीत नहीं होता। अब किसी एक आधार पे जो है सभी जातियों को परिभाषित कर दिया जाए, क्योंकि जो उदाहरण दिए गए हैं घुरिये के द्वारा जो है, उस उदाहरण में आप देखें कि क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे या अन्य आधारों पर भी जाति को जो है इंगित किया जाता है। घुरिये द्वारा विभिन्न जातियों के रीति रिवाजों, नियमों, मान्यताओं आदि का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अब यहाँ पे आप देखें कि जितनी भी जातियाँ हैं उन सभी जातियों के जो रीति रिवाज है, जो नियम है, जो मान्यताएँ हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, प्रतिमान हैं आदि सब का इन्होंने क्या किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया। एक जाति का दूसरी जाति के रीति रिवाजों, नियमों, मान्यताओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चलिए अब आए आगे, जो है जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था का भविष्य क्या है। तो भाई जाति व्यवस्था का भविष्य क्या है ये देखने का प्रयास करेंगे हम। तो यहाँ देखें, जी.एस. घुरिये ने अपनी पुस्तक जाति, वर्ग और व्यवसाय में जाति की भविष्य के बारे में चर्चा की है। इनके द्वारा प्रस्तुत जाति के भविष्य संबंधी विचार निराशावादी हैं। अब जी.एस. घुरिये की पुस्तक है जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। इसमें इन्होंने जाति के भविष्य, या यूँ कह लें कि जात ना कहें, जात व्यवस्था के भविष्य के बारे में चर्चा किया है। इनके द्वारा जो जाति व्यवस्था, इनके द्वारा जो भविष्य व्यक्त किया गया है जाति व्यवस्था का, उसे निराशावादी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जाति व्यवस्था के समापन की बात ये करते हैं। आपका मानना है कि आधुनिक समाज में जाति व्यवस्था की विशेषताओं में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। जो आधुनिक समाज है उसमें जाति व्यवस्था की विशेषताओं में तीव्र परिवर्तन आ रहा है। जो व्यवस्था इन्होंने बताया है, भाई जो भी व्यवस्थाएं अच्छा इन्होंने बता रखी है उनमें तीव्र परिवर्तन हो रहा है। संवैधानिक प्रावधानों से नागरिकों सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई हैं। अब संविधान जब लागू हुआ तो संविधान के अनुसार सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो गया जो है। तो जो भी नागरिकों सामाजिक नियोग्यताएं थी वो संवैधानिक आधार पर अब समाप्त कर दी गई हैं। तो किसी को कोई विशेषाधिकार संविधान के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। पवित्रता एवं अपवित्रता होना चाहिए था, इसको अ लगा लीजिएगा। अपवित्रता की भावना में कमी आई है। तो पवित्रता और अपवित्रता की भावना में क्या आ गई है, कमी आ गई है। अनुष्ठानिक पवित्रता लगभग समाप्त हो गई है। जिस अनुष्ठानिक पवित्रता के लिए ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था वह अनुष्ठानिक पवित्रता लगभग अब समाप्त होने लगी है। व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध स्थिर पड़ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अब व्यवसाय के चुनाव पर कोई प्रतिबंध दिखाई नहीं देता। किसी भी जाति का व्यक्ति अब कोई भी व्यवसाय या कोई भी पेशा जो है वो कर सकता है। खान पान संबंधी प्रतिबंधों का परंपरागत स्वरूप आज दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार का स्वरूप पहले था, खान पान संबंधी जिस प्रकार के प्रतिबंध या सहवास से संबंधित प्रतिबंध, साथ उठने बैठने मिलने जुलने का जो प्रतिबंध पहले दिखाई देता था,
उस प्रकार का प्रतिबंध अब नहीं दिखाई देता, चाहे कारण उसके जो भी हों, औद्योगिकरण हो, नगरीकरण हो या आधुनिकीकरण हो, लेकिन अब उस तरह के प्रतिबंध दिखाई नहीं देते। परंतु अंतर्विवाह की परंपरागत विशेषता आज भी जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। लेकिन जो अंतर्विवाह है, अपनी ही जाति में या उपजाति में विवाह करने की जो परंपरा है, वो आज भी जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है वो बनी हुई है, या जाति व्यवस्था को बचाए रखने या मजबूती देने का काम कर रही है। इस संबंध में घुरिये का मानना है कि इस संबंध में घुरिये का अपना मानना है कि रक्त सम्मिश्रण आपसी संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ाने का एक प्रभावशाली उपाय है। अब ये कहते हैं कि भाई अगर राष्ट्रीयता को बढ़ाना है या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है, उसकी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, तो रक्त सम्मिश्रण ज़रूरी है। और इसके लिए अंतर्जातीय विवाह का सुझाव घुरिये द्वारा दिया गया है। अब घुरिये क्या करते हैं? अंतर्जातीय विवाह, इसका मतलब कि दूसरी जात में विवाह का सुझाव देते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय एकता या बढ़ावा दिया जा सकता है, मजबूती को बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए आगे देखें। घुरिये ने जात व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित 3 धाराओं का उल्लेख किया है। घुरिये ने जात व्यवस्था से संबंधित में परिवर्तन से संबंधित 3 धाराओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला कहते हैं गांधीवादी विचारधारा, दूसरा ये कहते हैं सम्मिश्रण एवं समूहीकरण की विचारधारा है, और तीसरा ये कहते हैं जाति समाप्ति। तो ये 3 धाराएं हैं। यहाँ देखिए गांधी जी की अगर हम बात करें तो ये वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, जो है जिससे घुरिये सहमत नहीं होते हैं, लेकिन चर्चा इन्होंने उल्लेख इनका किया है। सम्मिश्रण की बात करें हम, वेरियर एल्विन ने जो है राष्ट्रीय पार्क की बात किया था, जो है कि भाई जनजातियों को एक अलग सुविधा दिया जाए, उनके विकास के लिए अलग से प्रयास किए जाएं, लेकिन उसका विरोध जो है जी एस घुरिये द्वारा किया गया, और वो जो है सम्मिश्रण चाहते थे, हिंदू समाज में सबका समागम चाहते थे, सामूहिकरण चाहते थे। इस वजह से वेरियर एल्विन का विरोध जो है जी एस घुरिये द्वारा किया गया। तीसरा देखें जाति समाप्त की बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसका भी अध्ययन या उसका भी उल्लेख जो है वह जी एस घुरिये के द्वारा किया गया है। तो ये रहा आपका जो है जाति व्यवस्था पर जी एस घुरिये का विचार, या यूँ कह लें कि जी एस घुरिये कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं, जो भी आप उत्तर समझना चाहें इसको समझ सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।